फाइनली टाइम आ गया इसको भी रिव्यू करने का। बहुत समय लिया मैंने इसे पढ़ने में, 3 से 4 महीने करीब लग गए होंगे और बहुत धीरे धीरे पढ़ पाए हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, रशियन लिटरेचर की बेहतरीन कृतियों में से एक मैं कहूँगा। अब मतलब जिस जो भी बुक रिकमेंड करता है वो इसको ज़रूर रिकमेंड करेगा। एक बार टेडेक्स चले जाओ या दूसरे बुक चैनल्स कोई भी ले लो, वो ज़रूर कहेगा क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़नी चाहिए। ठीक है, मानिए मैंने रिकमेंडेशन पढ़ी। बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो ना अच्छी लगी ना ख़राब लगी। ह्यूमन इमोशंस और इंसानी जद्दोजहद, इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है और क्राइम और पनिशमेंट क्या हो सकता है, उसको इस किताब में बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं रोमनोव रस्को ऐसे है इनका नाम, रशियन नाम थोड़े मुश्किल होते हैं। तो ये रस्कोलोनिकोव है, हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, इसके हीरो, मेन कैरेक्टर। इन्हीं का सारा है, इन्हीं के आसपास सब बुना हुआ है। ये इनकी मम्मी, इनकी बहन, इनके दोस्त, इनकी बहन से शादी करने के लिए कोई एक व्यक्ति था, वो मतलब घुला मिला के इन्हीं के 6-7 कैरेक्टर्स हैं। और क्राइम एंड पनिशमेंट भी इन्हीं से रिलेटेड है, इन्हीं के द्वारा किया गया क्राइम है और उसी का पनिशमेंट जो इनको मिलता है उसके ऊपर कहानी है। कहानी पूरी तौर पे ह्यूमन इमोशंस से डील करती हुई है। अधिकतर जगह सिर्फ और सिर्फ कौन सोच रहा है, क्या सोच रहा है, इतनी डिटेल में लिखा गया है। उसने ऐसे सोचा, ये सोचा, फिर उसने मतलब परत के अंदर परत, सपने के अंदर सपना टाइप से भी लिखा गया है। और 25-30 पन्ने, 40 पन्ने तक यही हुआ है। तो हो सकता है ये पूरी कहानी 2 हफ्ते की हो। जो देख रहे हैं आप, ये 2 हफ्ते में निपट गया सब कुछ, लेकिन नहीं 2 हफ्ते तो 3 हफ्ते मानो। ठीक है, ये एक लॉ स्टूडेंट हैं रस्कोलोनिकोव, जो कि गरीबी के कारण अपना लॉ मतलब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर जा चुके हैं और गरीबी में अपने उधारी चलाते हैं, मतलब उधार लेते हैं। महाजन एक है औरत, वो बुढ़िया, उसको अपना सामान गिरवी रखते हैं, उससे पैसा लेते हैं, उसको ये मार देते हैं अपनी एक थ्योरी प्रूव करने के लिए कि किस तरीके से हर तरीके का क्राइम लोग करते हैं, लेकिन उसका पनिशमेंट या फिर जस्टिफिकेशन क्या है। जैसे नेपोलियन ने इतने लोगों को मार दिया, तो उसका क्या जस्टिफिकेशन है, उसने तो इतने सारे खून कर दिए। यहाँ एक आदमी एक पेटी क्राइम करता है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो मतलब उस तरीके की इनकी सोच थी। तो ये कह रहे थे कि 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो कि सब कुछ चलने देते हैं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, और जो सोसाइटी के लॉज हैं जो उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसी में रहते हैं, उसी के अंदर रह के काम करते हैं। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो उनसे परे होते हैं, जो डेयर करते हैं, जो आगे जाके उसको चैलेंज करते हैं, जैसे नेपोलियन हो गए और दूसरे बड़े शासक हो गए। तो वो ग्रेटनेस की तरफ जाते हैं। और ये रास्कोलोनिकोव भी अपने आप को उसी कैटेगरी में रखते थे कि मैं भी उसी कैटेगरी में। लेकिन चूँकि गरीबी में पले बढ़े और गरीबी से ही निकले थे ये, तो इनके पास ना स्टेट्समैन बनने का, ना राइटर, ना बनने का पैसा नहीं था और अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। तो ये अपनी एक उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 2 मर्डर करते हैं। उस औरत का जिससे ये उधारी लेते थे अपना सामान गिरवी रख के, और उसकी बहन का मर्डर धोखे से हो जाता है। औरत और महाजन जो थी उसका मर्डर ये जानबूझ के करते हैं। उस मर्डर को करने के बाद इनकी मन की दशा, इनकी ये किस मेंटल स्ट्रेस, वेदना, पीड़ा जो आप कह लो, उससे गुजरते हैं, ये उसको लेकर है सारा। 3 हफ्ते की कहानी में वही बताया गया है। उस 3 हफ्ते में फिर इनके आसपास जो दूसरे कैरेक्टर हैं, इसकी माँ, इसकी बहन, इसके दोस्त, और भी 2-3 इधर उधर के कैरेक्टर। एक अनजान कैरेक्टर इसमें है, बेवड़ा है, पानी मतलब शराब में ही धुत रहता है, वो मार्मलाडेव करके नाम है उसका। उसकी मौत हो जाती है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से राइटर ने शुरुआत में उसको जोड़ा है, 3-4 पन्नों तक उसकी कहानी चलाई है। वो अपनी कहानी एक दिन इन्हीं को, प्रोटैगनिस्ट को, एक ठेके पे बैठ के 1.5-2 घंटे में सुना देता है पूरी। और वो
आप पहले तो मुझे लगा ये क्या फालतू में डाल दिया, इसका तो कोई लिंक ही नहीं, लेकिन बाद में जब आधी किताब बीत जाती तो वो जुड़ता है आके उसका, वो मुँह मर जाता है, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर जाती है और फिर उसका घर दिखाते हैं, वो कितनी गरीबी में गुजर, वहाँ उसमें कितने गरीब लोग रहते हैं, उसकी बीवी उसके बच्चे कैसे हैं, कितनी गरीबी में वो अपना टाइम बिता रहे हैं। तो कुल मिला के ये गरीबों की कहानी है, गरीब कैसे रह रहा है, उसके मन की आशाएं क्या होती हैं, वो क्यों नहीं पूरा कर पा रहा है। अमीरों को विलीफाई किया गया है, अमीर इसमें बुरे ही हैं, अमीर इसमें साथ जितने अमीर हैं वो बुरे हैं, वो या तो गरीबों की औरतों पे नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, या फिर वो उनसे कुछ उनका प्रलोभन निकाल रहे हैं, या उनको चूस रहे हैं किसी भी तरीके से। तो इसमें मैं तो यही कहूँगा कि ये दरिद्रता को ग्लोरीफाई और गरीबी को ग्लोरीफाई करती हुई ये किताब है। ऐसा मान लीजिए कि आप 1960 या 1950s की कोई हिंदुस्तानी मूवी देख रहे हैं जिसमें आधी रोटी खा के ज़िंदा रहेंगे, लेकिन गरीबी ज़्यादा अच्छी है, बशर्ते इसके कि आप मेहनत करके पैसा कमाएं। वही इसमें दिखाया गया है। होता ये है, जब ये मर्डर कर देते हैं तो इनको इतनी ज़्यादा ग्लानि होती है, इनका इतना मेंटल डिसबैलेंस हो जाता है कि ये उसके चक्कर बीमार भी पड़े रहते हैं, और उसमें इनका मतलब ऑलमोस्ट मरणासन ही हो जाते हैं एक तरीके से। इसी बीच इनकी माँ और इनकी बहन जो पहले गांव में रहती थी वो भी शहर आ जाती हैं। उनको जो व्यक्ति शहर लाता है तो वो उस गांव का बहुत पैसे वाला व्यक्ति होता है काइंड ऑफ, तो वो इनकी बहन को सिर्फ पैसा दे के ख़रीदना चाहता है कि चलो ये गरीब है, इसको पैसा दे लूँगा तो ये मेरे जूते के नीचे रहेगी, और इस तरीके से सोच के लेके आते हैं वो। तो उसमें भी ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब जो हैं हमारे, ये अपने आप को इतना इंटेलेक्चुअल मानते हैं और समझते हैं कि ये उसका आर पार देख लेते हैं उसको कि वो ये करना चाहता है, तो ये अपने बहन का रिश्ता खराब करवा देते हैं। फिर उसके अपने ही दोस्त से उसका रिश्ता हो जाता है, क्योंकि इनका दोस्त ऑल्दो गरीब है लेकिन दिल का अच्छा व्यक्ति है। तो मैं ये कहूँगा कि नो वंडर ये रशिया से निकल के आई, और जिस जगह भी गरीबी को ग्लोरीफाई किया जाएगा वहाँ पे समृद्धता नहीं आ सकती, जो कि सच है, उसको आप झुठला नहीं सकते। हिंदुस्तान का भी वही हाल है, रशिया का भी वही हाल था, है मतलब अभी भी। जहाँ पे गरीबी में रहना और उसके अंदर ही सिद्धांतों को पकड़े रहने वाली बात को ज़्यादा समझा जाएगा, वहाँ पे कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। इसका प्राइम एग्जांपल रशिया है, जो कि माइंड ये राइटर ने जब लिखी थी तब वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, कम्युनिस्ट उसके बाद हुआ है, तो उसके बाद भी वहाँ कुछ भला नहीं हुआ। खैर किताब पे वापस आते हैं। ये मर्डर कर देते हैं, पुलिस वाले इनके पीछे लग जाते हैं, ऑल्दो उस औरत ने बहुत लोगों को उधार दिया होता है और वो सभी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन जो मेन एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेटर है वो कुछ मेंटल गेम्स खेलता है और इनको खूब इनके आगे पीछे लोगों को दौड़ाता है। कभी कहता है कि हाँ मुझे मालूम है तुमने क्या किया था, और ये वो दुनिया भर का इस तरीके से मेंटल इनको इस तरह से यातना दी जाती कि ये एंड में आके ये खुद ही वो आता है इनसे कहने की, देखो मैंने सबको देख लिया, कि एक दो लोग और भी आ गए जिन्होंने कॉन्फेस किया, सिर्फ मेंटल यातना दे दे कि उनके पीछे पड़ के ऐसे बातें कर करके पुलिस हरासमेंट कर करके उनसे पुलिस ने कबूलनामा ले लिया कि हाँ भाई मैंने किया है मर्डर। लेकिन जो मेन इन्वेस्टिगेटर होता है वो आखिरी में आता है इसके पास, कहता है कि देखो भाई मुझे सब लोगों का पता चल गया, जिसने अपने हाथ से लिख के दिया कि मैंने मर्डर किया उसका भी पता चल गया, उसके पास कोई रीज़न नहीं मर्डर करने का, तुम इकलौते व्यक्ति हो जो कि मार सकता है। अब वो क्यों है, ऐसा क्यों पता चला, तो इन भाई साहब ने रास्कोल्निकोव ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें ये बता रहे थे कि क्राइम करें और क्राइम से कैसे बचें, मतलब आप जघन्य अपराध करके भी आप बच सकते हैं, या जघन्य अपराध करने का फ़र्क ही क्या पड़ता है, अगर लोग यहाँ पे लोग हज़ारों में मार दें तो वो जनरल्स बन जाते हैं और मतलब नेता बन जाते हैं और देश के लीडर बन जाते हैं, एक को मार दो तो कोई फ़र्क, मतलब उस तरीके का इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें इन्होंने हमारे प्रोटैगनिस्ट ने जस्टिफाई किया था कि भाई इट्स ओके मर्डर कर सकते हो आप। तो जो मेन इन्वेस्टिगेटर था उस आर्टिकल को लेकर इनकी सोच को समझ जाता है कि ये मार सकता है,
ऑल्दो इसका इतनी अच्छी तरह से क्राइम किया था, अच्छी तरह से कह लो या किस्मत से कह लो कि उसका कोई सबूत नहीं था कहीं से भी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर भी वो अंत में पकड़ लेता है और इससे कहता है साफ साफ कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हालत जो ये ख़राब हो रही है, जो तुम्हारी स्वास्थ्य गिर रहा है वो इसी वजह से गिर रहा है क्योंकि तुम हो नहीं ऐसे, जो तुमने कर दिया है वो तुम्हें खाए जा रहा है अंदर से अंदर। और जब तुम अपना स्वीकार कर लोगे अपना गुनाह, अपना अपना जो भी तुम जुर्म किया है इसको स्वीकार कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाएगा, आप सब सही चलेगा और जो तुम्हें सज़ा मिलेगी उस सज़ा से तुम प्योर हो जाओगे और फिर वापस आ जाओगे, समाज का एक हिस्सा बन जाओगे। इसी में एक और कैरेक्टर है जो बेवड़े जिसकी मैंने बात की, उसकी एक बेटी है सोफिया। तो सोफिया अपने बाप का और अपनी सौतेली माँ और उनके बच्चों का पेट पालने के लिए वो वेश्यावृत्ति में चली जाती है। कम उम्र की है, 18 साल, शायद 18-19 साल की इसमें बताई गई है। और ये रास्कोलिनिकोव उसके पास जाते हैं, नॉट इन द सेंस कि सेक्सुअल फेवर्स के लिए नहीं, बस ऐसे ही मिलने जाते रहते थे और बात करते हैं उससे। तो ये अपने जो ये जुर्म इसने किया है, मर्डर जो किया है इसने, वो सिर्फ उस लड़की को बताता है। अच्छा, उस लड़की की भी दुनिया भर की ट्रेजिक स्टोरी, इतनी ट्रेजिडी, तो मतलब मेरा तो मूड सिर्फ ट्रेजिडी पढ़ के ही ख़राब हो जाता है। मतलब ट्रेजिडी इतनी ज़्यादा ट्रेजिडी है कि आप घर से बाहर, ऐसा हो मानो कि आप घर से बाहर निकले तो गिर पड़े तो जिस पैंट पहने थे वो फट गई, वही इकलौती पैंट थी आपके पास, और फिर आपको इंटरव्यू में जाना था, अब इंटरव्यू में नहीं जा पाएंगे, थोड़ा आगे बढ़े तो जो हाथ में डिग्री आप पकड़े थे वो अचानक से गिर गई, पानी में बह गई। मतलब एक के बाद एक ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी। मतलब बिल्कुल लगा कि यार इस तरीके का कैसे कोई सोच सकते हो कि एक के बाद एक सब गड़बड़ी हुआ जा रहा है। और खैर सोफिया जो बंदी इसमें दिखाते हैं, सोनिया, सॉरी, हाँ सोफिया नहीं सोनिया, वो बहुत मुश्किल से अपना जीवन चला रही है और अपने सौतेले भाई बहनों का भी, उनको भी पेट भरती है, पैसा वैसा देती है उनको, क्योंकि मार्मेल्डोव जो हैं वो तो नशे में धुत हैं और जो माँ है वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल है और बीमार भी रहती है, ट्यूबरकुलोसिस की मरीज़ है। समझ रहे हैं ना, हर कोई बीमार है, कोई चारों तरफ से सिर्फ गड़बड़ है, सिर्फ गंद फैली हुई है। कोई भी व्यक्ति सही नहीं है, कोई व्यक्ति साबुत नहीं है, किसी व्यक्ति का मेंटल बैलेंस स्थिर नहीं है। पूरी किताब में जो कैरेक्टर इसमें लिखा गया, जिसका नाम लिख दिया गया, उस कैरेक्टर को थोड़ी देर में एक्सप्लेन किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या खामियां वो बताई जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे राइटर सिर्फ वही देख ही रहा है, ये मतलब मुझे ऐसा फील होता है। तो खैर वो सोनिया को ये बताते हैं रास्कोलिनिकोव कि मैंने मर्डर करे हैं और उससे मेरे साथ ये हो रहा है, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती, फलाना ढिमका, दुनिया भर का वही लेथन, यार भाई तुमने किया ही क्यों। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल बताते। सोनिया ऑल्दो वो प्रोस्टिट्यूशन में होती लेकिन तो फिर भी रिलीजियस होती हैं, तो कहती हैं तुम्हें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो पहले ये मजाक उड़ा देते हैं कि मैं भगवान को मानते ही नहीं, वो उससे मुझे क्या मिलेगा। पर आखिरी में आके जब ये खुद को पुलिस के हवाले करते हैं और फाइनली जेल भेजे जाते हैं साइबेरिया में, तो वहाँ पे फिर एंड में यही होता है कि इनको सोफिया से मोहब्बत हो जाती है। सोफिया इनके साथ साइबेरिया शहर में चली जाती हैं, जो साइबेरिया का स्टेट है वहाँ रशिया का, और वहीं पे रहने लगती हैं। इनसे ज़्यादा कदा वो जब मौका मिलता है जेल में मिलने का, मिलने जाती हैं और इवेंचुअली इनको प्यार हो जाता है उनसे। और प्यार क्या होता है फिर, ये इनके अंदर रिलीजियस भावनाएं जगती हैं और ये बाइबल पढ़ते हैं उसका, मतलब एंड में यही दिखाते हैं कि फाइनली इस तरीके से ये सही हो जाते हैं। जो इनके मन में था फितूर की नहीं, ग्रेटनेस होती है, साधारण लोग होते हैं, ग्रेट लोग होते हैं, ग्रेट लोग कुछ भी करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इनके अंदर से वो विचार ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो रिलीजन की तरफ आ जाते हैं इवेंचुअली। तो उस लिहाज से मैं देखूँगा तो बहुत ही औसत दर्जे की ठीक ठाक लिखी हुई किताब है, क्योंकि दुनिया में बहुत बार लिखा गया है कि इस दुनिया, अंगुलीमान डाकू भी वैसे अंगुली काटते थे सबकी, और जब फाइनली गौतम बुद्ध ने मिले तो उनको रिलीजन मिल गया, उनको धर्म मिल गया, तो फिर वो उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। ऋषि वाल्मीकि भी पहले डाकू थे, फिर वो फाइनली उन्होंने ज्ञान अर्जन किया और ऋषि महर्षि बन गए। तो ये कोई नई कहानी नहीं लिखी गई है,
उस हिसाब से तो बहुत, मैं कहूँगा हिंदुस्तानी लिटरेचर में तो बहुत लिखा गया है ऐसा। कहानी बोझिल थोड़ी ज़्यादा मुझे लगी, मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूँ किसी को पढ़ने के लिए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपको पेपर नहीं देना है, ये किताब पढ़ने लायक नहीं है। अगर पेपर देना है, नंबर पाने हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये पढ़ने लायक किताब नहीं है। इसको देखना हो तो 1960s की कोई भी पिक्चर देख लो, राज कपूर की, मनोज कुमार की, और इस तरीके के ट्रेजेडी हीरो हमारे दिलीप कुमार की, वो आपको पता चल जाएगा कि सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, कपड़े लत्ते फटे हैं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, और खुददारी इतनी है कि किसी के वो आप किसी को चापलूसी भी नहीं करनी, और ये मतलब जो 1960s 50s में दिखाया गया था वही समझ लो वो इन्हीं किताबों इसी किताब पे था। और यही कारण था कि इसे पढ़ने में बहुत टाइम लगा। 4 पन्ने दिन से ज़्यादा हम पढ़ ही नहीं पाते थे, क्योंकि मन ही नहीं करता था पढ़ने का। इस तरह बकवास कौन सुनना चाहता है कि सब तरफ गरीबी, सब तरफ भुखमरी, सब तरफ गलत ही हो रहा है, आदमी लोग सब नशे में ही धुत हैं, और औरतें बीमार पड़ी हैं, माएँ बीमार पड़ी हैं, और बाकी दुनिया सब लड़कियों पे नज़रें गड़ाए बैठी है। ऐसा तो मैंने तो अपने आसपास नहीं देखा भाई। बाकी होता होगा, रशिया में हो सकता होता हो, हम नहीं जानते, इस तरीके का सेटअप हो वहाँ पे। तो बहुत उम्दा तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक है, क्योंकि इतनी रिकमेंडेशन हो रखी है तो पढ़ने का मन करता है। बाकी क्राइम और पनिशमेंट से रिलेटेड जो मेंटल स्ट्रगल दिखाई गई वो तो पढ़ने में अच्छी लगती है, कि आपने किसी को मर्डर किया, आपने जो सोच के मर्डर किया कि भाई ग्रेट जो लोग ग्रेटनेस के लिए होते हैं वो कुछ भी करें वो बच जाते हैं, उनके पास रास्ते निकल आते हैं, वो सोच के अगर पढ़ोगे तो ठीक है। लेकिन जो साइड स्टोरीज चल रही हैं जिसमें ऑलमोस्ट सभी बीमार, सभी भूख से, मतलब गरीबी भूख से सताए हुए हैं, वो झेल है, मेरे लिए ठीक नहीं। मैं झेल ही नहीं पाता हूँ चीज़। क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ने का सिर्फ एक उद्देश्य था, क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा थी चारों तरफ से, तो मैंने कहा चलो एक क्लासिक पढ़ के देखना चाहिए, ऐसा क्या है। पढ़ के देख लिया, समझ में आ गया कि इट्स ओके, इतना भी कोई ऐसा नहीं है, कोई ख़ास मैसेज भी नहीं मिलेगा आपको कि पढ़ के ही मैसेज मिल जाए, कोई ऐसा मेंटल झकझोरना भी नहीं होगा, मंथन भी नहीं हो जाएगा कि आपके विचारों आपको सोचने पे मजबूर हो जाएं, आप अपने वैल्यूज़ बदल दें, ऐसा भी नहीं होने वाला इसमें कुछ। साधारण सी कहानी है, मन की दुर्दशा और दुविधा बताई जा रही है। इनके हिसाब से तो हर गरीब आदमी बस मर्डर ही कर देगा, बस ऐसा लग रहा है। तो सब मिला के अवॉइडेबल बुक है, ओके है। अगर आप अवॉइड कर देंगे तो आपका भला होगा, हो सकता है पैसे भी बच जाएं, टाइम भी बच जाए, हो सकता है कोई ढंग की और किताब पढ़ लें आप। बाकी ठीक है, 225 रुपीज़ वेरी नॉमिनल प्राइस। इंडियन प्रिंट एडिशन है तो सस्ता ही होता है ये तो। और लिटरेचर अक्सर मैंने देखा है, पुराना क्लासिकल लिटरेचर बहुत बढ़िया नहीं है, उसका मार्केटिंग, उसका ढिंढोरा बहुत पीटा गया, लेकिन यूएस का तो नहीं, जो यूरोपियन लिटरेचर है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि माँ जितना वो लोग ढिंढोरा पीटते हैं उतना नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा कि अरे पता नहीं क्या लिख दिया है, कोई नहीं, ठीक है। इतना आपने किसी को मर्डर कर दिया और उसके बाद आपके मन में ये विचार आई, तो आपको ये सोचना पड़ रहा है क्या? कैसी व्यवस्था आपकी सोसाइटी की है जो आपको मर्डर के लिए क्वेश्चनेबल नहीं है? आप किस तरीके के लोग बड़े किए जा रहे हैं जो ये सोचते हैं कि हम किसी को मार देंगे और बच जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये तो क्या बोले, मतलब ऋषि वाल्मीकि ने कब लिख दिया है कि जब बाली ने कहा कि मुझे क्यों मारा आपने, भाई मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी, तो राम ने साफ साफ कहा कि भाई आपने बेटे की पत्नी पे आपने बुरी नज़र रखी, आपको मरना ज़रूरी था आपका उसके लिए। तो ये तो कितना पुराना वो है। तो ये कुछ ऐसे नियम है कि किसी को मार दोगे और उससे बच जाओगे, ये क्वेश्चनेबल आपको 19 सेंचुरी में आपको समझ में आ रहा है।
तो मुझे नहीं समझ में आता क्लासिक किस बात से। क्या उससे पहले रशियन लोग क्या ये सोचते थे कि हाँ भाई मारते रहो से सबको सब चलेगा, ठीक है, इट्स ओके। तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगा सही से। मुझे तो इसका प्रेमाइस ही सही नहीं लगा कि इस किताब का जो प्रेमाइस है, ठीक है रशिया में होगा, उस टाइम के लिए नई बात होगी कि किसी ने सोचा कि मर्डर करके हम बच सकते हैं, या मर्डर कुछ लोगों के लिए जायज़ है, कर दे कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे लिए नहीं है। मैं तो ऐसी समाज से आया हूँ जहाँ पे बहुत पहले से बताया गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है उसका नाश कैसे किया जाना चाहिए, उसके सामने कैसे खड़ा होना है। ये तो हमारे यहाँ व्यवस्था हमारी बहुत पहले से बताई, हमारे वेद बताते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं कि जब कोई गड़बड़ करे तो आप भाई खड़ा तो होना ही पड़ेगा उसके लिए। ये ऐसा लगता है कि जैसे मॉडर्न वाल्मीकि हैं, जो कि यही है हमारे राइटर साहब फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। शक्ल भी कुछ वैसी लग रही है, एकदम सोचने वाले। अच्छा, ये माइंडेड, ये राइटर भी जो है रशिया की जेल साइबेरिया में जा चुके हैं। इनको कुछ उस समय ज़ार का शासन था रशिया में, तो उसके खिलाफ इन्होंने कुछ बोला था, तो इनको सार्वजनिक रूप से फांसी होने वाली, मतलब गोली मारी जाने वाली थी। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ज़ार ने आखिरी में आके फैसला बदल दिया और इन लोगों को जीवन दान दे दिया था। इनको साइबेरिया की जेल भेज दिया गया। उसके बाद ये आए हैं और लौट के इन्होंने लिखा है सब। तो इनकी सारे किताब में बेसिकली गरीबी में रहने वाले लोग, और उसी को ग्लोरीफाई करना, उसी के अंदर उनकी जीवन की समस्याएं। मैं भी, या हिंदुस्तान में भी गरीबी है, इस हिंदुस्तान में भी लोग हैं जो नशे में अपना परिवार बर्बाद करे धरे दे रहे हैं, और उनके यहाँ भी बीमारियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन ग्लोरिफिकेशन यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ के हिंदी राइटर शुरुआती वो यही थे, सिर्फ ग्लोरिफिकेशन ही करते थे। मैं तो कहता हूँ हिंदी साहित्य भरा पड़ा है गरीबी को ग्लोरीफाई करना, दरिद्रता को, किसी के मिसफॉर्च्यून को ग्लोरीफाई करना, यही है। तो वही चीज़ इन्होंने भी लिखी है, हो सकता है इन्होंने बहुत पहले लिख दी हो। ओवरऑल आप अवॉइड कर सकते हो इसको, काफ़ी लंबा मैंने 20-22 मिनट का कर दिया है, तो ठीक है, जिसके पास टाइम होगा ज़रूर देखेगा। और नेक्स्ट कुछ एक बढ़िया किताब मुझे गिफ्ट मिली है, मैं उस पर करूँगा। वो हमारे हिंदुस्तानी है, साहित्य है, हमारा अपना है, तो और तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और उसके बाद उसको रिव्यू करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वेट करेंगे उसकी। थैंक यू।